Zest IS, nurturing minds. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेस्ट आईएस। आज के लेक्चर में हम लोग जियो साइंटिस्ट के 2024 के पेपर में जो भी क्वेश्चंस, जो भी हाई इम्पैक्ट थीम्स यूपीएससी ने कवर की है, इसे कुछ जानेंगे। ये करने का हमारा क्या मकसद होना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द जियो साइंटिस्ट पेपर जो कि फरवरी के महीने में यूपीएससी ने कंडक्ट किया है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द यूपीएससी। व्हाट डज दैट मीन? मूड ऑफ द यूपीएससी मतलब क्या? यूपीएससी किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछ रहा है, यूपीएससी कौन से पैटर्न्स यूज़ कर रहा है, अब यूपीएससी में कितनी डेप्थ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसे कवर कर रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग पैरामीटर इज दैट पीवाईक्यू एनालिसिस। कोई भी पीवाईक्यू जो यूपीएस से डिज़ाइन करते हैं या एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, इट हेल्प्स एन एस्पिरेंट टू पीक इनटू द साइकी ऑफ क्वेश्चन सेटर। इससे हम पीवाईक्यू एनालिसिस कहते हैं, जिसके अंदर हम लैंग्वेज लिंगो ऑफ यूपीएससी सीखते हैं, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हम सीखते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस में फंसाया जाता है, कौन से वर्ड्स है जहाँ पर यूपीएससी हमेशा फोकस करती है। इन सारे वर्ड्स को हम एनालाइज करते हैं, इस सारी टेक्निक्स को हम एनालाइज करते हैं, उसे हम पीवाईक्यू एनालिसिस का एक नाम देते हैं। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछ रही है। उसे एक हमें बहुत पॉजिटिव एडवांटेज मिलेगा व्हेन वी आर लुकिंग टू गो फॉर यूपीएससी सीएससी 2024, जो कि बहुत नियर अराउंड कॉर्नर है। The third important aspect of analyzing the geoscientist paper 2024 is option based analysis, कि हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसके अलावा जो 3 ऑप्शंस आए हैं उनके बारे में भी कुछ जानना है। बिकॉज यूपीएससी की ये टेंडेंसी देखी गई है विद आवर स्टडी ऑफ पीवाईक्यूज कि यूपीएससी ऑल्सो फोकसेस ऑन देयर रॉन्ग ऑप्शंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, और उसे रिफ्लेक्ट करता है वो किसी ना किसी फॉर्म में नेक्स्ट ईयर में, चाहे वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, चाहे वो उसे स्टेटमेंट में यूज़ करे, चाहे वो उसे और एक रॉन्ग ऑप्शन में यूज़ करे, सो दैट वी विल बी एबल टू एनहांस आवर लॉजिकल एबिलिटी और एक नॉलेज बेसिस एक तरीके से हम बिल्ड करेंगे। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। क्या पैटर्न में कुछ बदला है, कुछ नया है, कुछ पुराना है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। कुछ एक नया पैटर्न आया हुआ है, मैं आपको एक ग्लिम्स दूंगा, बट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस जो कि यूपीएससी की सीएससी के लिए जा रहे हैं, टू एनालाइज वेदर द पैटर्न इज न्यू और ओल्ड और इन विच फॉर्म यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एनालाइज जियो साइंटिस्ट 2024 पेपर इज टू एनालाइज हाई इम्पैक्ट थीम्स। क्या हाई इम्पैक्ट थीम्स को जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, उसे हम फिर से यूपीएससी के कोई भी पेपर में रिफ्लेक्ट होते हुए देख पा रहे हैं या नहीं हो रहे? तो इससे हमें हाई इनपुट आउटपुट रेशियो का एक प्रेडिक्शन मिलता है। नाउ वी एज एन एस्पिरेंट ऑल्सो गिव्स दैट, ये हमें एक कन्विक्शन देता है टू स्टिक अराउंड व्हाट वी हैव डेल्ट। तो हमने जो हाई इम्पैक्ट थीम्स को एक नैरो डाउन किया है, उसे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि उसको लेकर हम उसको पढ़ें, उससे बेस बनाएं, उससे हम नॉलेज, उसकी एप्लीकेशन और एक लॉजिकल कल्मिनेशन तक पढ़ें। ये 3 स्टेजेस में हमें जाना है। नाउ लेट्स नॉट गेट मॉक डाउन बाय ऑल द पैरामीटर्स। Directly we'll move on to the paper of geoscientist, and this is like the first question जो geoscientist के पेपर में आया है। Now in this paper I will not be going through each and every question, because each and every question has a nature and hindsight bias of geoscientist selection and the process of selection। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को पिक किया गया है जो कि एक यूपीएससी के लहजे के थ्रू जो सीएससी के अंदर रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, या फिर उसके आसपास या फिर उनके ऑप्शंस से हमें कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी जो कि सीएससी के पेपर में हम लोग देख सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज हियर इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस कंटेंट्स tartaric acid? Now if you look at the option lemon juice, then we will go through orange juice, tamarind paste and vinegar. If you'll understand tartaric acid के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, तो ये हमें पता चलता है कि डाई कार्बोक्साइल ऑर्गेनिक एसिड होता है। उसके अंदर
बहुत सारे नेचुरल फ्रूट्स के अंदर ये पाया जाता है, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, बनानास, टैमरिड्स, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें ये जनरली पाया जाता है। अब इसका यूज़ बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। नाउ दिस कैन बी एन अप्लाइड क्वेश्चन फॉर द टैर्टरिक एसिड और द एसिड विच इज़ लाइक आस्क्ड, तो उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? फूड एडिटिव्स में उसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है वाइन प्रोडक्शन में। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एडजस्टमेंट ऑफ पीएच लेवल। अब पीएच लेवल के एडजस्टमेंट से होता ऐसे है कि उसकी जो कंजर्वेशन की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ती घटती है। उसके बाद उसकी टेस्ट एनहांसमेंट में या टेस्ट बैलेंसेस में पीएच के एडजस्टमेंट्स बहुत यूज़ होती है, जो कि फूड एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स के अंदर ये पाया जाता है। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्लेवर एनहांसमेंट। सो इस तरीके से इसका एक यूज़ होता है, एक एप्लीकेशन होता है। नाउ व्हेन वी आर लुकिंग एट द अदर ऑप्शंस, जो कि लेमन जूस है। लेमन जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड, even orange juice contains citric acid, and on the other hand vinegar have a acetic acid. So हमने ये options को भी देख लिया है कि इनके अंदर कौन से acids हमें पाए जाते हैं। The next important question which we are going to discuss is which one of the following experiment explains the wave nature of electromagnetic radiation? अब ये क्वेश्चन को अगर मान लो कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो हर बच्चा साइंस बैकग्राउंड से नहीं आता, और जिन्होंने 10th तक भी साइंस किया है तो वो बाद में भूल जाता है जब वो ह्यूमैनिटीज़ को ऑप्ट करते हैं। तो इफ़ यू विल बॉइल डाउन टू अ वेरी कॉमन सेंसिकल लॉजिक कि आपको वर्ड दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इन ऑल द ऑप्शंस कैन यू फाइंड द सिमिलैरिटी इन एनी ऑप्शन जहां पे वो सिमिलर साउंडिंग वर्ड है? आई नो दिस कैन बी अ वेरी एब्सर्ड लॉजिक फॉर मेनी ऑफ यू, बट दिस इज हाउ अ कॉमन सेंसिकल एंड स्मार्ट एस्पिरेंट वर्क्स हिज माइंड इन टू द डी डे। ठीक है, तो इफ यू विल कम टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज योर करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड कि ये एब्सर्ड लॉजिक लगाने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी हायर कन्विक्शन टू दैट। दैट इज वाई वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन अवर PYQ analysis series where you will build such logics and you will be able to capitalize the confidence on whatever you are solving and whatever processes you are following. So it is important to follow the process. Right process is very important. Now we will understand the other options. What is black body radiation? Black body radiations का एम ये होता है कि जहां पर ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी की कैसी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसकी रिएक्शन होती है, हाउ इट बिहेव्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। फॉर दैट पर्पज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट टुक प्लेस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा है, विच इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का पर्पस था जो लाइट थी उसको एक हम जैसे कह सकते हैं कि एटम के बारे में हमें कुछ भी स्ट्रक्चर्स को जानना है, तो उस तरीके से लाइट को उसके थ्रू पास कर कर हम रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिजाइन कर पाए या विजुअलाइज कर पाए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ऑप्शन में दिखा गया है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट जहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया जाता है। इट इज़ द फिनोमिना इज डिस्कस्ड और स्टडीड इट इज बिकॉज जहाँ पर हम उसके एप्लीकेशंस, मॉडर्न डे एप्लीकेशंस जहाँ पर फाइबर ऑप्टिक हो गया, इन तरीके से उनको यूटिलाइज कर सके हैं इन मॉडर्न डेज। Now we will move on to the next question which we are discussing here is which of the following statements regarding Mount Kilimanjaro in Africa is or are correct? Now this is a very interesting question because if you will understand, this paper is geoscientist paper. If you will understand the nature and the tone and the depth of the questions from the geography or a location based question, it is a very in-depth, vertically depth, और यहाँ पर कंसेप्चुअली भी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, फैक्चुअली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को ज्योग्राफी के स्पेसिफिकली इस पेपर से देखकर डर नहीं जाना है। ये आपको बस हाइंडसाइट बायस है कि ये जियो साइंटिस्ट का पेपर है, बट स्टिल वी विल लर्न समथिंग विच कैन हेल्प अस इन हैविंग एनी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जब हम CSE का प्रीलिम्स देंगे। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर की बात कर रहा है एंड देयर आर टू स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट इज इट इज सिचुएटेड ऑन इक्वेटर, ठीक है।
लेट्स सी, हमें अभी पता नहीं है, ठीक है. इट इज द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड. सो आई विल जस्ट क्लियरिफाई व्हाट इज फ्री स्टैंडिंग माउंटेन. इफ you can understand the Himalayas are in the ranges. It is a mountain range, and in that one of the peak is highest or lowest. So this is a range of mountains. Whereas when we talk about free standing mountain in the world, it is only a stand alone mountain. So yes, the statement 2 is absolutely correct. And when we also see the explanation, the tallest mountain in Africa and highest freestanding mountain globally as well, whenever we see the first statement that it is passing through equator, if you can see this map, I'll just zoom the map for you. Equator is passing through the Lake Victoria, which is through Uganda and Kenya. However, the Tanzania portion where the Mount Kilimanjaro is present, it is not passing through the equator. So what we are able to capture here is that Lake Victoria having the passage from the equator, but not the Mount Kilimanjaro. And also Mount Kilimanjaro is on the southern side of the Kenya and the north eastern side of the Tanzania. So when we discuss all this, this is also important for understanding the how location based questions are being asked from UPSC side, that they are merging geography, they are merging ecology, and they are also merging the international political issues where the global concerns are right now. So these 2-3 areas where UPSC focuses when they ask about map based questions. Now the detailed explanations are also available on our website. You can go at www.zestis.com where you can download those for the free of cost. It's for the benefit of every aspirant that we want to serve. The next question which we are going to deal is RLC. If you will come to know that कि RLC ये क्वेश्चन आज से नहीं, 2-3 साल से या तो ऑप्शन में आ रहा है या फिर वो स्टेटमेंट बेस में आ रहा है. तो RLC इज वेरी इंपॉर्टेंट जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. RLC इन सेंट्रल एशिया इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग 2 countries. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Now if you will see that RLC is in the southern part of the Kazakhstan and the northern part of Uzbekistan. So the correct option here, I'm sorry that the correct option is not mentioned here. However, the correct option is B, Bombay. Okay, let's this is extra information on the RLC and its environmental and ecological impact and economic consequences, why it is shrinking, what are the steps being taken from globally as well as nationally. So this all extra information you can go through the PDF. The next important question which we are going to discuss is which of the following regarding Galapagos Island in the Pacific Ocean is or are correct. The first statement says that they are formed due to volcanic activity, which is absolutely correct. The second statement which says that they are a part of South American nation Peru. So it is still part of South America, part of the continent. However, it is a part of Ecuador. So it is important for us to understand the option A is correct in this. Now when we will see the location and some basic idea of it is an archipelago of volcanic islands located in the Eastern Pacific Ocean, west of continental Ecuador, and which they belong to, and it does not belong to Peru as the option says. And the next there are extra information on every aspect of it. You can go through this. The next important question here which we are going to deal is the ancient city of Takshila is situated in which one among the following provinces of Pakistan. So if we will come to understand the location of Takshila, I'll just zoom out the map here. Here is the location of Takshila is located when we deal with the ancient India map from the NCERT. Now the Takshila, this map here, we can see that Punjab is the region where the Takshila was located that time, and in the modern times it is the Punjab जो कि पाकिस्तान का सूबा है उसके अंदर. So the correct answer will be Punjab. You can go through these maps. The next question is which among the following statements about Vijayanagara are correct.
The first option is the Colin Mackenzie was the first Surveyor General of India to visit Vijayanagara. The second option is John Marshall was the first to take detailed photographs of the site. The third is James Burgess was the first to undertake conservation of Hampi. If we want to understand this, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है. अब इसका सोर्स बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि समझ नहीं आता कि मॉडर्न में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से और कौन से सोर्सेज से आता है. तो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी होने वाली किताबें खरीदते हैं. आई अंडरस्टैंड. हाउएवर आई विल जस्ट शो यू सम ग्लिम्स. सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड दिस इज नॉट जेम्स बर्गिस बिकॉज इट इज जॉन मार्शल. द ऑप्शन इज बीन स्वैप्ड. ठीक है. And I'll just show you the screenshot of the NCRT. If you can see that Alexander Greenlaw takes the first detailed photographs of archaeological remains of Hampi. So it is who? Alexander Greenlaw. And the third option, James Burgess was the first to undertake the conservation of Hampi. So it is John Marshall. That is why these two statements are wrong and first statement is correct. The option A is correct. And again, some extra information from the NCRT screenshot, Colin Mackenzie's. If we'll go to the next question, this is a pair-based question from again medieval India. The first list is showing the travelers and the second is from where they came or the country they came. The first is Sayyid Ali Rais. Now we will look at some commonsensical logic in it if we can apply that. Let's understand Peter Mundy. Peter Munde is from England, okay, from English name, from England country, which is the only country which is shown in your like the fashion. That's why the R will have 4. Let's see, R have 4. So these two options are eliminated. The next important thing is that everybody knows Ibn Battuta, Morocco. So every option Q have 1. And now if we can very simply boil down to these two options of P and S, Sayyid Ali Rais and Durate Barbosa, can anybody pick for Durate Barbosa as a Turkey option? So I think it's a very easy that Sayyid Ali Rais is from Turkey. So P possess 2, that is A. So your correct answer is option A. And these all travelers are also mentioned in the timeline of travelers, which is a screenshot from an NCRT. If we can just look at that, Ibn Battuta, then Marco Polo, Ibn Battuta from Morocco. Okay, then Durate Barbosa from Portugal, Sayyid Ali Rais from Turkey, Antonio Monserrate from Spain, Muhammad Wali Balkhi from Balkh, now Peter Mundy from England, Jean Baptiste from France, Francis Bernier from France. So इस तरीके से हमने देखा कि कैसे NCRT के स्क्रीनशॉट से भी हम निकाल सकते हैं. So this the next question of 20 have is a very good example कि पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. फर्स्ट हम ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स रीड करने से पहले हम पहले ये पढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट. सो द वर्ड इज मेनी एंड नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग और अबव. सो यहाँ पर तीनों statements are correct. That I'll read the question for you. Consider the following statement about chlorofluorocarbons. The first is CFC remains inert in the troposphere but slowly diffuses into the stratosphere. Now we will look at the if we will look at the atmospheric structures, the troposphere, stratosphere, and then above. The troposphere has CFC which is inert in nature, which do not react much. That does not mean it does not react totally, but it is inert in a stable kind of a format. But अगर वो stratosphere में जाता है, then it react with UV, and again it also reacts with O3. If we will understand this in a format where CFCs are to be understood in the form of reaction and their availability in different stratas,
of the atmosphere, then we will be understanding this question. Each CIO can also initiate a series of chemical reaction leading to the destruction of ozone layer. So all these three statements are correct. So the correct option is C. There are three statements which are correct. There is also a bone of contention in the statement 2, where CFC in upper atmosphere are subject to UV radiation, generating free radical chlorine that immediately reacts with O3 to form a radical called chlorine monoxide, which is also correct. But the word immediately is also important to understand what UPSC takes out this word for. Let's wait for the answer key. However, the option C option is correct, and the information what we have discussed in it is detailed it is mentioned in details in the explanation part. The next question which we are going to discuss is, as per the Constitution of India, which one among the following statement is correct? So let's understand. Let's see. The controller CAG is appointed by the President of India, remains in the office during the pleasure of the President. Now, if we will understand the constitutional post here, it is not where the pleasure of President comes in. It is very important for any constitutional post to have and security of tenure. This provision is because that there is a predictability of the tenure. There is no having any sacking of the job or the position from the post of a constitutional body. That's why the first statement is wrong. The second statement, if you will understand that administrative expenses of the office, the CAG are charged upon the contingency fund of India. Now it is not the contingency fund, it is the consolidated fund of India. Okay, so the second statement is wrong. Let's move on to the third. The reports of the CAG relating to the accounts of union and states are submitted to the President of India. So here is the catch, that the only the report of union is being submitted to the President of India. Okay, so that is why the C option is also wrong. Now let's read the fourth statement, the or the D option. The President of India shall cause the reports of the CAG relating to the accounts of union to let before the each House of Parliament, which is a very true statement. Okay, if we will go to the explanations of it, it is very much mentioned here that audit reports concerning central government accounts are submitted to the President, who then present them before the both houses of the Parliament. Now let's move on to the next question. Which of the following statement are correct as per the Constitution of India? It is very important to understand, as per the Constitution of India is a very favorite word phrase of UPSC, because through this single phrase UPSC will confuse at multiple levels of the knowledge, which also challenges the common sense of a aspirant, because there are provisions available in the laws, in the parliamentary laws, in the statute, in the rules and regulations, which are very commonsensically correct, but those are not mentioned in the Constitution of India. So इसी वजह से जहां पर भी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये लिखा जाता है बाय यूपीएससी, वहां पर आपको थोड़ा सा आंखें खुली रख के ओपननेस से देखना है कि क्या इतनी माइक्रो लेवल पर प्रोविजंस यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है भी या नहीं भी. लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट हियर. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज पावर to make provisions with respect to delimitation constituencies. So yes, it does. According to Article 82 of Indian Constitution, Parliament is responsible for enact. So it is a correct statement. The second statement says that the validity of a law made by the Parliament of India with respect to delimitation of constituencies shall not be called in question in any court. So under Article 329 of Indian Constitution, which establishes a provision that prohibits judicial intervention in electoral matters, including challenges to the validity laws concerning the delimitation of constituencies or the allocation of seats to the constituencies under the Article 327 and 28. That's why the both statements are correct, and answer is C. So this is how you have to approach. 30th question, if you will understand.
A special provision was made in the Constitution of India by Constitution's 89th Amendment Act 2003 to establish National Commission for Scheduled Tribes, which is a very correct statement. There is nothing wrong in it. We will also look how we could have been dealt if we did not had any knowledge or prior knowledge about the year or whatever it is mentioned in the first statement. The second statement, if we'll go through, National Commission for Backward Classes, National Commission for Minorities and National Commission for Scheduled Caste are a constitutional bodies. So यहाँ पर जो National Commission of Minority है, it is not a constitutional body. ठीक है. That's why the second statement becomes incorrect, and here we remove this. We come to know that 3 is correct. So National Commission for Women is not a constitutional body. Still we read it and still it is relevant and correct. And let's move on to the first statement. Now we will come to the 89th constitutional amendment, which also says the same statement, whatever the statement is saying. There is an extra information about the explanation is given here. You can go through that. 40, question number 40 in geoscientist paper is which one among the following island in Southeast Asia is situated between Wallace Line and Weber's Line that are related to biodiversity? Again, I am saying this. The questions are from geoscientist paper. You don't have to be worried. आपको डरना नहीं है कि किस डेप्थ पे क्वेश्चन पूछा है. ये हाइंडसाइट बायस के साथ आपको लेकर चलना है, दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. इससे आप डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जियो साइंटिस्ट का पेपर है, तो दे विल डिग डीपर इनटू द वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ zoological boundaries or ecological boundaries. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. आई थिंक अगर ये किसी को क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, देन इट्स अ रियली गुड थिंग एंड इट्स रियली अप्रिशिएबल वन. बट जिस तरीके से एस्पिरेंट्स यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, उन सबको आई होप कि ये इतना ज़्यादा डेप्थ में वो पढ़ते नहीं होंगे. लेट्स अंडरस्टैंड कि सुलावासी इट्स अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसे विच ऑल्सो बीन कॉल्ड एज सेलेबस. अगर हम देखें तो सुलावासी इज लोकेटेड बिटवीन द वॉलस लाइन एंड द वेबर लाइन. If you will understand what is Wallace line and Weber line, in brief, I'll just walk you through. Wallace line is an biogeographical boundary which separates the flora, fauna from Asia versus Australia. So this is a line जो कि बायोजियोग्राफिकल सेपरेशन करता है फ्रॉम एशिया टू ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. एंड द सेम वेबर्स लाइन सेपरेट्स द जूलॉजिकल. ठीक है. इट सेपरेट्स द जूलॉजिकल बाउंड्री बिटवीन द ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन फेनल रीजन्स. तो ये है वैलेस लाइन एंड वेबर लाइन के बारे में थोड़ा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन. इफ यू वांट टू रीड मोर, देयर इज मोर टू रीड फ्रॉम द पीडीएफ. The next important question here is which of the following statements regarding tropical deciduous forest is in India is correct? So they are the most widespread forest in India. The first statement is saying which is absolutely correct. They spread over the regions which receives the annual rainfall of 70 to 200 centimeters, which is also correct. So the correct answer here is C. This is basic geography. You just have to be aware of different type of forests, deciduous, dry deciduous, ठीक है, moist, ठीक है, everything you need to be aware of in that geography in a very basic things. You can see that tropical deciduous forests are indeed one of the most widespread forest type in India, covering significant portions of the country. Which portions? Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Odisha, parts of Maharashtra, also Jharkhand, West Bengal, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana. There are some parts. Even the vegetation is also given here, which type of biodiversity is being covered, what are the this statement is region receives rainfall ranging from 70 to 200 centimeters annually, which is the most important for the tropical deciduous forest to survive in.
तो इस सारी बातों को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो. The 44th question which we are going to deal is that as per the India State of Forest Report 2021, which of the following states has maximum percentage of its geographical area under forest cover? अब यहाँ क्या बोल रहा है ना, percentage. Now it is not asking the absolute area or geographical area, it is asking the maximum percentage. So ये obvious होगा कि मध्य प्रदेश पहले ही हट जाएगा क्योंकि it's a larger state. ये तीनों के बीच में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो विच इज़ वैलिड, बट आपको मध्य प्रदेश देखते ही हटाना था. ठीक है. अगर हम डेटा की बात करें तो मिजोरम स्टैंड्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम इट्स स्टेट विच इज 84.53%. द अदर रैंक्स आर अरुणाचल प्रदेश सेकेंड, मेघालय थर्ड, मणिपुर फोर्थ एंड नागालैंड फिफ्थ. The next question which we will be discussing is that many fruit burst with a sudden jerk because of which the seeds are scattered a few yards from the parent plant. This type of dispersal of seed is known as. Now this question seems very much technical, into deep diving into subjects of ecology. Again, hindsight bias of geology and geoscientist paper. However, हमें ये याद रखना है कि यूपीएससी इज बीइंग नोटोरियस ऑल द टाइम टू पिक सच क्वेश्चंस जो कि बहुत ही अटपटे होते हैं. जैसे मशरूम के बारे में पूछ सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस के बारे में पूछता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनेमोकोरी, हाइड्रोकोरी, ऑटोकोरी, जूकोरी. तो इसका आंसर इज ऑटोकोरी. इसको मैं आपको थोड़ा सा हल्के से अगर एक्सप्लेन करूँ तो ऑप्शन बाय ऑप्शन हम चलते हैं. तो ये कहना क्या चाह रहा है कि ऐसा कौन सा सीड है या फ्रूट है जो कि सडन जर्क, जो कि पेरेंट प्लांट के थ्रू जर्क के द्वारा ये स्प्रेड होता है और अपने आप की बीज जो है सीडिंग करता है. ठीक है. अगर ऐसे इस क्वेश्चन को तोड़कर समझे तो हमें समझ आता है कि ये अपने आप होने वाली प्रोसेस है. ठीक है. पेरेंट प्लांट से होने वाली प्रोसेस है. तो अब अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं एनेमोकोरी, तो ये जो सीड डिस्पर्सल मेथड होती है ये फैसिलिटेट होती है विंड के द्वारा. अगर हवा ज़्यादा आ गई और उसकी वजह से कोई भी सीड या कोई भी फ्रूट आगे जाके अपने आप को बर्स्ट करता है या फिर सडन डिस्पर्सल होता है सीड्स का, तो उसे हम कहते हैं एनेमोकोरी. नाउ हाइड्रोकोरी इज बिकॉज ऑफ द वाटर. ठीक है. Now we will look at the autocory. Autocory is the correct answer because ये क्या करता है, seeds dispersal होती है parent plant के खुद के self destruction से या खुद के scattering की वजह से. And if we will look at the zoocory, it is because of the animals through which various mechanisms they help the dispersion of the seeds of the plant. ठीक है. This is a very interesting question. थोड़ा अटपटा था, but I just wanted to go through this question for any new information which is in a very short form but in a very lucid form आप तक पहुंची. ठीक है. अगला क्वेश्चन है which one among the following disease does not yet have any effective vaccines. ये क्वेश्चन के अंदर आपको यूपीएससी का एक फेवरेट डिजीज है उसे समझना होगा, वायरल हेपेटाइटिस सी. ठीक है. हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया. तो ये यूपीएससी के फिर बहुत फेवरेट डिजीजेस है, फेवरेट एरियाज है. द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो हेपेटाइटिस सी. यू कैन रीड एवरी ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशंस हियर ताकि आप ऑप्शंस को भी मिस ना करें. ठीक है. Zest IAS, nurturing minds.